इससे पहले कि आज का सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है मनीष कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 साल का तजुर्बा है टीचिंग में। और फिलहाल मैं अभी एनएफआर में भी वर्किंग हूँ, यानी कि इंडियन रेलवे में भी वर्किंग हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रेलवे या एसएससी या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 5,000 है। लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करते हैं तब ये आपको और भी लो कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। देखेंगे कि जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 4,500 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अगर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ के लिए तो ये आपको 6,000 का कोर्स 5400 में मिल जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं। इसका और भी बहुत सारा फीचर है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज और क्विजेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डाउट सेशन वगैरह रेगुलर आपके लगते रहते हैं। आज अपन केमिस्ट्री के कुछ एनसीईआरटी से चुनिंदा प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी से ही साइंस के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को अपन आज डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिवन का जो दहन होता है उसमें जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो कैसा होता है, इसका रंग पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप मैग्नीशियम के जो रिवन है उसको जलाते हैं, लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, 9th 10th में एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो पूछा जा रहा है कि वो जो ज्वाला होती है उसका रंग कैसा होता है। देखिए, अक्सर अगर हम ज्वाला की बात करें तो ज़्यादातर लाल होता है, ठीक है, नीला होता है। तो अगर हमको पता नहीं होगा तो हम क्या टिक करेंगे कि नीला, अगर अच्छे से चलेगा तो नीला, नहीं तो लाल होता होगा। लेकिन ये अगर मैग्नीशियम अगर आप रिवन जलाते हैं तो उसका रंग क्या होता है, श्वेत लौ होता है। यानी कि जब वो जलता है तो उजला जलता है, ठीक है, ट्यूबलाइट जैसा उजला जलता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ है, दहन के बाद मैग्नीशियम जो रिवन है उसका जो एसेज मिलते हैं, यानी कि जो चूर्ण प्राप्त होता है, जलता है, उसके बाद कुछ शेष अवशेष बच जाता है ना, तो पूछा जा रहा है कि वो कैसा अवशेष होता है। अगर आप लकड़ी वगैरह को जलाते होंगे तो देखते होंगे कि काला अवशेष मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ ज़्यादा जल जाती है तो वो एकदम से उजला दिखता है, वही अवशेष, यानी कि जो आपके चूर्ण होते हैं वो उजला दिखते हैं लकड़ी वगैरह को जलाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम जो रिवन है उसको जलाते हैं, उसके बाद जो अवशेष प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है। तो इसका भी रंग क्या होता है, श्वेत ही होता है। अगर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या है, वनस्पति का विघटन होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि आपके जो वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन होती है, इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माधर्मी या आपके रासायनिक या भौतिकी, ठीक है। तो देखिए, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे कहते हैं एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो वनस्पति का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे अगर आप सेब कहीं पे रख दिए हैं, ठीक है, उसमें क्या हो गया कि बैक्टीरिया लग गया, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि वो टूट रहा है, विघटन हो रहा है, तो वो किस तरह की अभिक्रिया है। तो देखिए, अगर उसमें अभी बैक्टीरिया वगैरह लग के उसका विघटन हो रहा है तो वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है वो ही चेंज हो रहा है। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे आप लकड़ी से कोई खिलौना बना दिए तो ये क्या है, ये आपका भौतिकी परिवर्तन है। लेकिन अगर दूध से दही बन गया तो इसका पूरा कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो जो वनस्पति है या सेब वगैरह ये सब सड़ जाते हैं तो उसमें देखेंगे कि खाने लायक तो रहता नहीं है, यानी कि केमिकली वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम सेब को 4 भाग में बांट दें तो वो फिजिकली चेंज हुआ, ठीक है, उसका केमिकल तो चेंज हुआ नहीं, उसको तो हम आसानी से खा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वनस्पति का विघटन, यानी कि कवक वगैरह ये लग गया या उसको डिकम्पोज कर दिया गया, तो वो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। एक आंसर, इसका आंसर ये भी है और ये भी है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। यानी कि उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से वनस्पति विघटित होता है तो उसमें ऊष्मा
निकलती है, ठीक है, उष्मा निकलती है। इसको कैसे माइक्रो लेवल पे हम समझ सकते हैं कि देखिए अगर कोई सेब है सपोज, इसमें जो भी चीजें है उसको तोड़ के दूसरे चीज में बदल रहा है कोई भी बैक्टीरिया, तो अब बैक्टीरिया को एनर्जी की आवश्यकता है उसको तोड़ने में। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी चीज को हम काम करते हैं तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो ये फर्मेंटेट हो रहा है या कोई भी डिकम्पोज हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। पहले से जो एनर्जी होगी, कोई भी फॉर्म में एनर्जी होगी, वो दूसरे फॉर्म में बन रही है, तो बीच में जो ट्रांजिशन फेज होगा उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं इस तरह से समझिए ना कि कोई भी काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर से पसीना पसीना आ जाता है, तो यानी कि ऊष्मा निकल रहा है ना। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो वनस्पति का डिकम्पोजिशन होता है उसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। हालांकि गर्म नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में तो ऊष्मा निकलती है, और कुछ मात्रा में ही माइक्रो आप कह सकते हैं जूल में ही, माइक्रोन जूल में भी अगर निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी ही होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट डॉट 7H2O है डॉट, इसको नहीं क्रिस्टल ऑफ वाटर इसको पढ़ा जाता है, हरा होता है। अगर इसको गर्म करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं ये पूछा जा गया था आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए इसको गर्म करेंगे तो ऑब्वियस है ये अब क्रिस्टल ऑफ वाटर ये बाहर निकल जाएगा, 7H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इससे ये आपके DHH हो जाते हैं थोड़ी सी हीट मिलने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये डिकम्पोज होगा तो ये SO2 भी बनाएगा, SO3 भी बनाएगा, यानी कि ये भी बनेगा ये भी बनेगा, H2O तो बनेगा ही बनेगा, और ये डिकम्पोज होके Fe2O3 बनेगा, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन है वो चारों सही है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि कौन इसके बाय प्रोडक्ट है इसको गर्म करने के बाद। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपके ALP टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो उसमें आए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैं उसी के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर को गर्म करने से क्या बनता है। सबसे पहले आपको ये नहीं दिया जाएगा कि चूना पत्थर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, आपको डायरेक्ट पूछ देगा चूना पत्थर को गर्म करने के बाद क्या निकलेगा। ऑप्शन रहेगा बूझा चूना, CO2H2O ऑल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चूना पत्थर जो आपके संगमरमर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 है। अब इसको गर्म करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे CO2 आपको दिख रहा होगा तो CO2 तो निकलेगा ही, और उसके बाद आपको बूझा चूना मिलेगा। अब बूझा चूना भी सिर्फ लिखा रहेगा, आपको वहां पे फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, तो CaO आपको टिक करना है, ठीक है। अगर बूझा चूना रहे तो सही है, नहीं तो CaO, CaO को ही बूझा चूना कहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये, ठीक है, CO2 निकल गया तो यानी कि अब O3 यहाँ पे था और O2 निकल गया तो O बच गया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है, कि बूझा चूना। CO2 निकलने के बाद कोई भी चीज जलती है उसके बाद CO2 निकलती है, तो उसके बाद जो बचा होता है उसको बूझा ही पदार्थ बोलते हैं, तो यानी कि CaO बूझा पदार्थ है, यानी कि बूझा चूना है। CO2 भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे H2O दे रखा है, तो H2O कहीं तो आपको दिख नहीं रहा है कि H2O CaCO3 से निकलेगा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ऑल भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर ये दोनों सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड आपके एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट का एक इस तरह से ब्लॉक बना रहता है, वहां पे देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में एक्सपेरिमेंट नंबर समथिंग समथिंग ऐसे करके लिखा रहता है, तो उसी से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, AgCl की बात कर रहे हैं, ठीक है, AgCl की बात कर रहे हैं। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग देखिएगा धूसर, सफेद, भूरा या काला होता है। देखिएगा सभी एक ऐसे मतलब ऑप्शन दे रखे हैं जो कि थोड़ा सा आप देखेंगे कि एकदम से निकट है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग, सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर का कोटिंग आपने देखा होगा कि जो आपके मिरर वगैरह होते हैं उसमें सिल्वर का कोटिंग देखे होंगे ना, तो वो सिल्वर ऐसे भी सफेद ही होता है, तो सिल्वर क्लोराइड को याद रखेंगे सफेद होता है। लेकिन अगर सिल्वर क्लोराइड को AgCl को इसका आंसर ये हो जाएगा, AgCl को अगर हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन ये बनकर निकल जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि
प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग धूसर हो जाता है। ऑप्शन यही धूसर दिया है था। धूसर अब कैसा होता है आप इसको सर्च कर लेंगे गूगल में। धूसर वहां पे लिखा हुआ था एग्जैक्ट वर्ड, तो मुझे भी धूसर समझ में नहीं आ रहा कि इसका रंग क्या होता है, लेकिन धूसर आपको याद रखना है कि धूसर, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड ही आपसे एनसीईआरटी के पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर आप रख देते हैं प्रकाश में तो इसका रंग क्या हो जाता है? धूसर हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? यही एजी बाहर निकल जाता है। AgCl को अगर हम प्रकाश में रखते हैं तो Ag निकल जाता है, Cl2 अलग से निकल जाता है। तो आशा करते हैं इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ कोई भौतिकी के प्रश्न होंगे या आपके बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।